संस्कृत सरोवर में आप सबका स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ धातु यानी क्रिया परिचय, जिसे आंग्ल भाषा में कंजक्शंस कहा जाता है। तो आओ समझते हैं हम क्रिया को। जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना आदि। ये तो हिंदी में हुआ। अब इसमें हिंदी में एक पहचान और है क्रिया की, इन शब्दों के पीछे ना आता है। क्या आता है? ना। हंसना, खाना, पीना, सोना, रोना, धोना आदि। और संस्कृत में भी लगभग वही है। पठ माने पढ़ना होता है, हिंदी जब निकलेगा तो ना ही आएगा। अब धातु क्या है? क्रिया के जो मूल रूप है उसको हम धातु कहते हैं। क्या? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, या कहें संस्कृत भाषा में क्रिया को धातु कहते हैं। जैसे गम माने जाना, पठ माने पढ़ना आदि पुरुष वचन व काल के अनुसार चलते हैं। क्रिया को बताने वाले सभी धातुओं के रूप तीनों लिंगों में समान रूप से बनते हैं। तीनों लिंगों में समान रूप से बनने का मतलब हुआ कि यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में, जैसे ती, तैन, ती, सी, थे, जैसे ये लट लकार के हुए हैं, तो ये तीनों रूपों में समान रूप से चलेंगी क्रियाएं। ऐसा नहीं कि पुल्लिंग के लिए अलग है, स्त्रीलिंग के लिए अलग है, नपुंसक लिंग के लिए अलग है। तीनों में यही होंगे। और धातुएं दो प्रकार की होती है, अपरिवर्तनीय और परिवर्तनीय। तो हमें धातुओं के इस रूप को जानना बहुत जरूरी है। अपरिवर्तनीय का मतलब होता है वे धातुएं जो अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त की जाती है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे पठ है। पठ माने क्या होता है? पढ़ना। भ्रम माने घूमना। नम माने नमस्कार करना, हंसना आदि। अब इनके जब धातु में जब प्रत्यय जुड़ेंगे और इनके लकार में जब इनका प्रयुक्त करेंगे तो पठती, पठत, पठंती, यानी इसी तरह ही होगा। ऐसे भ्रमति, भ्रमत, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और जब आप परिवर्तनीय धातुओं को देखोगे तो इस पता चल जाएगा कि परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय में क्या अंतर है। परिवर्तनीय धातुएं जान लेते हैं। जिन धातुओं के मूल रूप को बदलकर प्रयोग किया जाता है उन्हें परिवर्तनीय धातुएं कहते हैं। जो परिवर्तित हो जाती है यानी बदल जाती हैं, वो परिवर्तनीय है। जैसे गम है, लेकिन जब हम इसका धातु रूप में प्रयोग करेंगे तो क्या कहेंगे? गच्छ। गच्छ माने जाना। पा माने पिब, का क्या हो जाएगा? पीना। भू माने भव, भव का क्या हो जाए? भू का भव हो गया। जैसे हम इसका धातु रूप में प्रयोग करेंगे तो भू भू ऐसे नहीं, भवती, भवत, भवंती इस तरह करते हैं, यानी परिवर्तित हो गई। स्था का तिष्ठ हो जाता है तो तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति इस तरह। इसलिए ये परिवर्तनीय धातुएं हैं। दृश्य का पश्य हो जाता है, गम का गच्छ हो जाता है, त्रि का तर हो जाता है, गई का गाय यानी गाना, नृत्य का नृत्य नाचना, घ्रा इनका जिग्र हो जाता सूंघना आदि। तो इस तरह आपने ये क्रिया को जाना, धातु को जाना, क्रिया के दोनों रूपों को जाना, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय रूप को। अब संस्कृत भाषाओं में क्रियाओं पर विचार करने के पूर्व सर्वप्रथम उससे निकट संबंध रखने वाले लकारों का परिचय करना आवश्यक है। अब लकार क्या होता है? लय वर्ण से प्रारंभ होने के कारण लकार कहते हैं। लकारों का प्रयोग मुख्यतः काल को व्यक्त करने के लिए होता है। काल यानी समय। अब समय तो एक ही होता है। अब आप कहोगे कि काल का कैसे, कालों को क्यों, काल क्यों कहा? मतलब संस्कृत में समय को 10 भागों में विभाजित किया है। अब देखिए, समय तो विभाजित हुआ ही है। हमने सुबह ये काम करा, अब हम कुछ कर रहे हैं और शाम को कुछ और करेंगे। ऐसे कल जो बीत गया है, आने वाला कल, तो समय तो बटा हुआ है। और संस्कृत भाषा में ही एक ऐसी भाषा है जहाँ समय को 10 भागों में विभाजित किया गया है। परंतु हमारे कक्षा 12वीं तक 5 लकारों का मुख्यतः प्रयोग होता है, जिनके हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं लकार। लकार मतलब काल। तो लकार माने क्या हुआ? काल। और ये काल के 5 भेद हम पढ़ेंगे। कितने भेदों का प्रयोग पढ़ेंगे? यहाँ पे हम 5 पढ़ेंगे। और तो अब हम जान लेते हैं अपने लकारों को। पहला है, सबसे पहले हम करेंगे लट लकार। लट लकार का मतलब हुआ वर्तमान काल। इसमें इसकी पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है, इस तरह। तो आप जैसे पढ़ता है, राम पाठम पठति, तो आपने पहचान लिया। और संस्कृत में ता, ती, ते, ती, ते, अंति, सी, थे, आम, याम इस तरह आएगा। अभी इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन अभी हम हिंदी में इसकी पहचान जान लेते हैं। लिट लकार का अर्थ होता है भविष्य काल, जिसकी पहचान है गा, गी, गे।
लंग लकार यानी भूतकाल, भूतकाल में है। और इसमें इसकी पहचान क्या है? था, थी, थे। क्या है इसकी पहचान? था, थी, थे। पढ़ता था, खाता था, सोता था, इस तरह। और लोट लकार यानी आज्ञार्थक काल, ये आज्ञा देने का भाव होता है इसके अंदर। जैसे आप पढ़ो, आप अंदर आइए, हैं। तो इस तरह जब आज्ञा का भाव होता है तो उसे हम संस्कृत में लोट लकार कहा जाता है। विधिलिंग चाहिए के अर्थ में होता है आपको पढ़ना चाहिए, आपको खाना खाना चाहिए, आपको घर जाना चाहिए, आपको सोना चाहिए। इस तरह जब चाहिए का भाव आएगा तो विधिलिंग। तो ये हमारे 5 लकार हो गए। अब हमें सबसे पहले इन लकार, धातु, क्रिया सबके विषय में जो प्रमुख बातें उनको ध्यान रख लेना चाहिए। एक बार इनकी जो मुख्य बातें उनको फिर पुनरावृत्ति भी होगी, कुछ नई बातें भी होंगी, उनको हम जान लेते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। तो ये सबसे पहली बात है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। एक धातु के कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे नम माने झुकना होता है और नम माने नमस्कार करना भी हो गया। कुछ धातुएं सेठ होती हैं, मतलब अर्थात इनके सेठ का मतलब हुआ कि प्रत्ययों के जुड़ने पर ई का आगम हो जाता है। जैसे भू है, अब भवती, भवत, भवंती बन रहा है, और लेकिन इसका लेट लकार बनाएंगे तो भविष्यति, भविष्यत, भविष्यंती, इस तरह बन जाएगा। और धातु में प्रत्यय जोड़ने पर ही क्रिया का रूप बनता है। अब देखिए, समानता है तो मतलब एक तो पूर्णतः नहीं है कि धातु को हम क्रिया या क्रिया को धातु तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कुछ समानता है। क्योंकि धातु में जब प्रत्यय जुड़ रहा है तो क्रिया बन रही है। जैसे पठ है, ये तो धातु है, लेकिन इसमें क्या प्रत्यय जुड़ा? ती। ये तो वैसे तिप होता है, ये विस्तार की बात है, लेकिन हम यहाँ पे जो हम अति करके जो लगाते हैं प्रत्यय, हम उसी को देखते हैं। तो ए तो इसमें मिल गया, ठे में ए मिल गया, ये व्यंजन है, ये पूरा हो गया, और ती मिल गया, तो क्या बन गया? पठती। ऐसे ही पठत, फिर पठंती। तो जब धातु में प्रत्यय जुड़ रहा है तो वो क्रिया बन गई। तो पठती, पढ़ता है, पढ़ते हैं, सभी सब पढ़ते हैं, इस तरह। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हमने पहले भी इन पर चर्चा कर चुके हैं, फिर भी एक बार और बता देती हूँ। वचन जिससे संख्या का बोध होता है, किसका? संख्या का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। और वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन एक संख्या का बोध कराता है, द्विवचन 2 संख्या का, और बहुवचन ये 2 से अधिक संख्याओं का। वचन की तरह पुरुष भी 3 होते हैं। पहली वीडियो में हमने पुरुष के बारे में चर्चा करी थी, पुरुष के बारे में भी बता देती हूँ एक बार। पुरुष क्या है? जिसे कर्ता विशेष का बोध होता है। इन्हें हम सर्वनाम शब्द के रूप में भी जान सकते हैं। और ये 3 तरह के होते हैं। प्रथम पुरुष जो श्रोता और वक्ता दोनों से अलग होता है, जिसे अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब हुआ श्रोता, जिसमें त्वम, युवाम, यूयम आते हैं। और उत्तम पुरुष यानी वक्ता, बोलने वाला, यानी मैं और हम दोनों, हम सब, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष है। यानी हम अपने आप को उत्तम मानते हैं, इसलिए उत्तम पुरुष। तो हमने जैसे कहा था कि लकार 10 होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 5 लकारों का ही प्रमुख रूप से प्रयोग देखने को मिलता है 12th क्लास तक, इसलिए हम 5 का ही देखेंगे। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में था, थी के लिए होता है। लोट लकार प्रयोग आज्ञा के अर्थ में होता है। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में ता है, ती है, ते है, रा है, रही है, रहे के लिए होता है। और लिट लकार का प्रयोग भविष्य काल में गागी के अर्थ में होता है। विधिलिंग का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। लट एवं लिट लकार में द्विवचन के सभी पद विसर्ग युक्त होते हैं, इसके बारे में अभी मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। लट लकार में कुछ धातुएं मूल धातु के अनुसार होती हैं, जैसे पठ, पठती। इसके विपरीत कुछ धातुएं मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है, जैसे पा, पिबती। हमने परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय रूप में इनको जान ही लिया है। दृश्य का अपस से हो जाता है, गम का गच। तो ये हमने कुछ मुख्य स्मरणीय बातें थी जिनकी हमने पुनरावृत्ति करी और कुछ को हमने नया जाना। अब सबसे बड़ी बात, जब हम लकारों को जानने जा रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम 5 लकारों का प्रयोग कर रहे हैं। 5 लकारों में 11 तो विसर्ग होते हैं और 11 ही हलंत होते हैं। आज मैं कुछ आपको ऐसे सूत्र याद कराऊंगी, ऐसी तकनीक बताऊंगी, ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप विसर्ग और हलंत में गलती नहीं करेंगे। 5 लकारों के सूत्र याद करें, उन्हीं के अनुरूप उनको धातु में जोड़ करके धातु रूप बनाएं। अब कई बार क्या होता है, बच्चे कहते हैं इतने सारे धातु रूप है, कैसे याद करें, क्या होगा है? तो
वो भूल जाइए, आपको सूत्र याद करना है, धातु रूप याद नहीं करने। सूत्र याद करना आ गया, सूत्र याद हो गए तो कोई भी धातु रूप आप बना सकते हैं। अब हम देखते हैं पहले भू धातु का। भू का अर्थ होता है होना। तो पहली बात मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। मैंने आपसे कहा था कि संस्कृत में 11 विसर्ग होते हैं और 11 ही हलंत होते हैं। तो ये चीज़ पहले आप हमेशा याद रख लें। कितने विसर्ग हैं? 11। और हलंत कितने? 11। हलंत को इस तरह व्यक्त किया जाता है। अब हम जैसे मैं पहले कहानी सुनाना चाहूँगी आपको, फिर आपको इन पर मैं बताऊँगी कैसे आप याद करोगे। कि 5 लकार भगवान जी के पास गए और बोले, हे भगवान जी, हमें कुछ दे दीजिए, हमारी समृद्धि, जिससे हम समृद्ध हो जाए, हम विकास कर सकें। तो भगवान ने क्या कहा है? तो पहले विसर्गों की बंटवारे की बात हुई कि आपके पास 11 विसर्ग और 11 हलंत है, तो पहले हम विसर्गों पर चर्चा कर लें। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सबसे पहले लट लकार भगवान जी के पास गए। लट लकार का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी जो अब चल रहा है वो समय। तो ये भगवान जी के पास गए और बोले, भगवान जी मुझे विसर्ग दे दो। भगवान जी ने कहा, तुम कौन? मैं लट लकार हूँ, मैं वर्तमान काल हूँ। तो भगवान जी ने कहा, अरे भाई, वर्तमान को तो खुश करना बहुत जरूरी है। यदि हमारा वर्तमान सही है तो सब कुछ सही होगा। तो भगवान जी ने खुश होकर के 4 विसर्ग लट लकार को दे दिए। कितने विसर्ग दे दिए? 4 विसर्ग। किसको दे दिए? लट लकार को। और अब देखिए, ये 4 विसर्ग एल शेप में, जो अंगल भाषा का एल होता है उसकी तरह आते हैं। तो देखो, ती त अंति है और सी थ आमी आव आम। तो आप कैसे याद रखोगे? 4 विसर्ग लट लकार के पास और किस आकृति में? वो एल आकृति में। तो इस तरह। और देखिए एक और, अब इसको हम जैसे चलो इस पर बाद में चर्चा करते हैं, पहले हम विसर्ग और हलंत के बंटवारे का सुन लेते हैं। फिर इसके बाद भगवान जी के पास गए लिट लकार। कौन गए? तो लट लकार के बाद हमेशा लिट लकार के बारे में मैं बात करना पसंद करूंगी और उसको याद करने के लिए भी कहूंगी, क्योंकि दोनों का सूत्र लगभग एक है। वहां पे क्या चल रहा है? अति, अतः, अंति, इस तरह वहां पे सूत्र चल रहे हैं। जो प्रत्यय हैं वो इस तरह चल रहे हैं। और भविष्य काल में क्या हो जाता है? यहाँ पे ईष्यति हो जाता है। ईष्यति, ईष्यत, यानी ईष्य शब्द लग जाता है और अति अतः तो है ही है, ईष्यत और ईष्यंति। इस तरह यहाँ पे ये सब प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो इसलिए हमेशा लट लकार के बाद लिट लकार का याद करें या उसको समझने का प्रयास करें। अब ये आप देखिए, अब हमने भू धातु भव हो जाता है, ये परिवर्तनीय धातु है। तो भ, जैसे ये हमारे भू का भव हुआ, भा इस तरह है। इसमें ई का प्रयोग हो गया तो क्या हो गया? ये हलंत हट जाएगा। ई का प्रयोग होते ही हलंत हट जाएगा और क्या हो जाएगा? ई इसमें लग गया, ई की मात्रा इसमें लगी तो जो वैध हलंत युक्त था वो पूरा हो गया। और शयति, भविष्यति, ऐसे ही भविष्यत, भविष्यंति, इस तरह बन जाएंगे। अब हम बात आते हैं फिर से अपने विसर्ग पर। तो फिर भगवान जी के पास लिट लकार गया। लिट लकार ने क्या? भगवान जी विसर्ग मुझे भी दे दो। भगवान ने कहा, तुम कौन? मैं लिट लकार हूँ। अच्छा, तुम लिट लकार हो? चलो भाई, जब वर्तमान अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा कर ले। भविष्य अच्छा होगा, अच्छी बात है। तो भगवान जी ने खुश होकर के 4 विसर्ग लिट लकार को भी दे दिए। कितने विसर्ग? 4 विसर्ग। वर्तमान को भी 4 दिए और 4 ही इसको दे दिए, और वो भी एल आकृति में। तो देखिए इसमें भी मतलब दुवचन में, तीनों पुरुषों के दुवचन में और बहुवचन में, उत्तम पुरुष के बहुवचन में आते हैं, यानी एल आकृति में। तो यह याद रहेगा। लट लकार में, लिट लकार में समान रूप से विसर्ग आते हैं। लट लकार में भी 4 ही हैं और वो भी एल शेप में है, और लिट लकार में भी 4 विसर्ग हैं और वो भी एल आकृति में है। तो इस तरह जो 4 और 4 कितने हो गए? 8 विसर्ग हो गए और 8 विसर्गों का बंटवारा हो गया। अब लोट लकार भगवान जी के पास गया और बोले, भगवान जी मुझे विसर्ग दे दो। भगवान जी ने कहा, ये कहाँ से आ गया? तू लौट जा यार। उनको हो रहा है ना, बार बार कोई उनको डिस्टर्ब कर रहा है, बाधित कर रहा है, उनका लौट गया। यानी लोट लकार को उन्होंने कोई भी विसर्ग नहीं दिया, विसर्ग नहीं दिया। इसके पास एक भी विसर्ग नहीं है।
तो लोट लकार में जब हम धातु रूप लिखेंगे तो कहीं विसर्गों का प्रयोग नहीं करेंगे। लंग लकार, इसके बाद भगवान जी के पास लंग लकार गया, उन्होंने कहा भगवान जी मुझे भी विसर्ग दे दो। भगवान जी ने कहा यार मैंने अभी एक लोट लकार को लौटा दिया, ऐसा ठीक नहीं है। तो फिर उनका चल एक तू ले जा, अब तू भूत गए हैं, भूत से चल आया तो दे देती हूँ, है तो उसको एक। तो ये यहाँ पे मध्यम पुरुष एक वचन में ही इसका प्रयोग होता है। कहाँ पर? मध्यम पुरुष एक वचन, सिर्फ हमें इतना याद रखना है। फिर विधिलिंग गया भगवान जी के पास, भगवान जी मुझे विसर्ग दे दो। भगवान जी ने कहा पहले देखूँ तो सही मेरे खाते में कितने विसर्ग पड़े हैं। तो देखा 4 और 4 तो उसको लट लकार और लिट लकार को गए हैं, किस किस को? लट को और लिट को चले गए 4 लोट को तो लौटा ही दिया था और लंग को भी 1 चला गया, तो कितने हो गए? 9। अब बचे कितने हमारे पास? 2 बच रहे हैं, तो 2 किसको दे दिए? विधिलिंग को, और इस तरह हमारे टोटल हो गए 11। तो इन्होंने क्या करा? 2 जो बचे हुए थे वो ये दे दिए, तो प्रथम के बहुवचन में और मध्यम के एक वचन में आएंगे। फिर कहाँ आएंगे? प्रथम के बहुवचन में और मध्यम के एक वचन में। इस तरह विसर्गों का बंटवारा हो गया। अब आती है बात हलंतों की। अब हम यहाँ पे हलंतों का देखेंगे। हमने देखा संस्कृत में 11 ही हलंत हैं। कितने हलंत हैं? 11। हलंत का प्रयोग इस तरह तिरछी लाइन के साथ होता है। अब सबसे पहले भगवान जी ने कहा के पास पहुंचा, भगवान जी ने कहा भैया तेरे को पहले मैंने 4 विसर्ग दे चुका हूँ और तू हलंत भी मांग ले। तो उसको लौटा, मतलब कुछ नहीं दिया। और एक और तरीका, इसको छोड़ो इस कहानी को। अब इसका सीधा सा हलंत को याद करने का तरीका है त म न। ये 3 अक्षर ध्यान रखने हमें। त म न की तमन्ना है, हलंत हम में लगना है। क्या? त म न की तमन्ना है, हलंत हम में लगना है। यानी किसी भी धातु रूप में यदि तय और मैं देखो तो वहां पे हलंत लगा देना है। पर इसके साथ कुछ अपवाद भी हैं। अपवादों को हम पहले, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आपको याद रहे। तय मैं न की तमन्ना है, हलंत हम में लगना है, आप याद भी कर सकते हो। अब ये मैं रेज कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे अब हमने देखा तय और मैं न, ये 3 अक्षर आना चाहिए। यहाँ पे तय मैं न हमने यहाँ पे, जहाँ पे और एक और सबसे बड़ी बात, जहाँ विसर्ग का प्रयोग हो रहा है। क्या? विसर्ग और हलंत ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, शत्रु हैं। क्या? विसर्ग और हलंत ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? शत्रु, कभी साथ नहीं रह सकते। जहाँ विसर्ग आएगा वह हलंत नहीं आएगा, जहाँ हलंत आ रहा है वहाँ विसर्ग नहीं आएगा। ये बिल्कुल गांठ बांध लें। तो अब इसलिए ये तो कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि कहाँ विसर्ग आ रहा है कहाँ हलंत। तो हमने विसर्ग के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम हलंत के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं हलंत का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं हम, जहाँ त म न आए। किन इसके मैंने कहा कुछ अपवाद भी हैं। अब जैसे हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि इसको पहले ही 4 विसर्ग दे चुके थे भगवान जी, इसको ज़्यादा नहीं देना चाह रहे थे, तो इसको एक भी हलंत नहीं दिया। तो लट लकार को क्या नहीं है? एक भी हलंत नहीं है, हलंत नहीं है। और ऐसे ही बात हुई हमारे लिट लकार के साथ। मैंने कहा ना लट और लिट दोनों को एक साथ होना चाहिए, इसको भी एक भी हलंत नहीं दिया। किसको? लिट लकार को। जैसे लट लकार को नहीं दिया ना, वैसे इसको भी कोई हलंत नहीं दिया, नो हलंत। अब हमारे जो 11 हलंत है वो सामान्य रूप से बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आ गए लोट लकार पे, लोट लकार गया तो भगवान जी ने उसको पहले ही लौटा दिया था, तो अब इसको लौटाना नहीं था, तो इसको 2 हलंत दिए। क्योंकि यहाँ के देखो ताम भवताम में मैं हलंत और तम भवतम में हलंत है, यहाँ पे मैं आ रहा है ना, इसलिए। अब आप कहोगे कि यहाँ इसका भवत में भी तो तय आ रहा है, यहाँ भवाम में भी तो मैं आ रहा है, यहाँ क्यों नहीं हलंत? एक और चीज़ हमें जो ध्यान रखनी है, कुछ अपवाद होते हैं, वो अपवाद यहाँ लागू होंगे। एक तो उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में कहीं भी हलंत का प्रयोग नहीं होगा। कहाँ पर? उत्तम पुरुष के किसी भी काल में
ये हम जो 5 कालों की बात कर रहे हैं, इसके किसी भी उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में हलंत का प्रयोग नहीं होगा। ये बात ध्यान रख लें, हलंत नहीं आएगा। अब और ऐसे ही हाल होगा ये मध्यम पुरुष के बहुवचन में, यानी इस वाली पंक्ति में मध्यम पुरुष के और उत्तम पुरुष के बहुवचन में तो आएगा ही नहीं। और ये दोनों जो उत्तम पुरुष का द्विवचन और बहुवचन हमेशा साथ साथ होते हैं। ये दोनों यदि विसर्ग आएगा तो दोनों में आएगा, अलहंत तो आता ही नहीं है। तो ये बात ध्यान रख लें, ये दोनों एक साथ चलते हैं, ये दोनों एक दूसरे के मित्र कह सकते हैं हम। अब इसके बाद देखिए हम लंग लकार को देखते हैं। यहाँ पे त, ताम का म और न है, और फिर यहाँ पे तम और म। अब देखो यहाँ पे भी, अब आप कहोगे मध्यम पुरुष के बहुवचन में भी तय आ रहा है और यहाँ पे भी मैं आ रहा है। मैंने कहा ना, उत्तम पुरुष का द्विवचन और बहुवचन एक दूसरे के मित्र हैं। इन दोनों में जो कुछ आएगा एक साथ आएगा, नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे जैसे हमने लट लकार में देखा, दोनों में विसर्ग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना तो विसर्ग है ना हालंत है, तो दोनों एक जैसे चलेंगे। अब लेकिन यहाँ पे मैंने कहा था मध्यम पुरुष का बहुवचन अपवाद है। यहाँ पे भी लंग लकार में भी देखिए और लोट लकार में भी देखिए, वहाँ पे भी तैयार है, यहाँ पे भी तैयार है, लेकिन हलंत का प्रयोग नहीं होगा। तो ये कुछ अपवाद है। अब हम तो देखिए, इसको 2 मिल गए, विधिलिंग को लोट लकार को कितने मिल गए? 2 हलंत मिल गए, और लंग लकार को भी 1 2 3 4 हलंत मिल गए। जहाँ पहले इसको सबसे कम मिला था, 1 ही मिला था, अब इसको 4 हलंत मिल गए। अब विधिलिंग में यहाँ पे इसको भी 4 मिल गए, तो भवेत, भवेताम और भवेतम, भवेत। तो यहाँ पे भी देखिए, और अपवाद वो यहीं पे भी लागू हो रहा है कि मध्यम पुरुष के बहुवचन में नहीं आ रहा हलंत, और ये तो दोनों एक जैसे ही हैं। यहाँ पे मैं आ रहा है फिर भी नहीं आ रहा है। तो इस तरह हमारे उनका हलंत और विसर्गों का बंटवारा हो गया। अब हम चलते हैं कि इन सब को कैसे याद करें, सूत्रात्मक विधि से धातु रूपों को कैसे याद करें। इनमें बड़ी समस्या आती है। अब 1 के याद कर ले, 2 के याद कर ले, कितने धातु रूप हम याद। हमें एक चीज़ याद रखनी है, मैं यहाँ पे कुछ सूत्र समझा रही हूँ जिससे आप कर सकते हैं। देखो, पठति में क्या है? अति उपसर्ग प्रत्यय लगा हुआ है, क्या है? अति, और यहाँ पे अतः है, और यहाँ पे अंति, और यहाँ पे मध्यम पुरुष में क्या लग रहा है? यहाँ में ये प्रथम पुरुष के वो हो गए प्रत्यय, ये मध्यम पुरुष के हो गए हैं अति का, यहाँ पे हो गए असी, और ये अथ, और ये अथ। और उत्तम पुरुष में क्या होगा? आमी, आवे और आमे। तो ये हमारे प्रत्यय हो गए। अब कोई भी धातु हो उसको आगे जोड़ना है। अब जैसे हमने पठ, यहाँ पे पठ वो करा, पठ धातु है यहाँ पे हमारी। अब इसमें क्या करना है? क्या है? पठ धातु है। पठ में हमने अति जोड़ा, और ठे में अति। तो जब हम ए स्वर जुड़ जाएगा तो ठे हट में जो हलंत है ये हट जाएगा और पूरा हो जाएगा, और क्या बनेगा? पठती। ऐसे ही पठते, पठ में क्या जोड़ा? अत जोड़ा है, तो क्या हो गया? पठते। ऐसे अंति जोड़ा तो पठंती, पठ में असी जोड़ा तो पठसी, पठ में थ जोड़ा तो पठथ, और अथ जोड़ा तो पठत, आमी जोड़ा तो पठामी, और आव जोड़ा तो पठावे, और आम जोड़ा तो पठामे। अब इसी तरह आपको अब मैं दूसरे धातु यहीं पे लेकर करके दिखाती हूँ। जैसे गच्छ धातु है, गच्छ में हमने अति जोड़ा, क्या जोड़ा? गच्छ में अति जोड़ा तो गच्छति। फिर अगर हमने गच्छ में तेज अतः जोड़ा तो गच्छत, अतः, और अंति जोड़ा तो गच्छन्ति। फिर ऐसे असी जोड़ा तो गच्छसी, अथ जोड़ा तो गच्छत है, और अथ जोड़ा तो गच्छत है। फिर ऐसे ही गच्छामि, गच्छाव और गच्छामि।
ये इस तरह हो गए। और हम देख सकते हैं ऐसे ही भूखा, अब भूखा तो हमने देख ही लिया। यहाँ पे लिख का देख कहते हैं हम, ऐसे ही लिख में अति जोड़ा, हमने क्या जोड़ा, लिख में हमने अति जोड़ा, तो लिखती। आसान लग रहा है ना, लिखत है, लिखंती, लिख सी, लिख थ, लिखत, लिखामी, लिखाब, लिखाम। हमें मुख्यतः ये सूत्र जो प्रत्यय जो हैं वो याद रखने हैं। प्रत्यय याद हो गए तो कोई भी धातु रूप हो हम आसानी से बना सकते हैं। ये तो हमने लट लकार को सीखा। ऐसे ही अब जैसे लोट लकार के सूत्र क्या हैं, अब इसके प्रत्यय देखो, अतु, इसका अतु, अताम, अंतु, अतु अताम अंतु, अ, अतम मध्यम पुरुष में, और यहाँ पे अत। ये तो हो गया हमारे प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में। देखो क्या आ जाएगा, आनी, आव और आम। तो ऐसे ही अब पठतु की जगह में लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम, धावतु, धावताम, धावंतु, धाव, धावतम, धावत, धावानी, धावाव, धावाम। तो आप ऐसे खुद अभ्यास करोगे तो चीज़ें बहुत जल्दी से आपको समझ में आएंगी। ऐसे ही अब हम धाव को छोड़ो, अब हम करते हैं गच्छ, तो गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानी, गच्छाव, गच्छाम। लोट लकार भी हो गया। अब लंग लकार देखते हैं हम इसका। लंग लकार में सूत्र क्या है, लंग लकार का सूत्र देखते हैं। यहाँ पे क्या है, आ पहले लगेगा, क्या, अ और डेड डैश और अत, यानी बीच में धातु आएगी। धातु के पहले अ का प्रयोग होगा लंग लकार में, ये ध्यान रखना है सबसे बड़ी बात। फिर वही अ ताम, पर और भी एक ए जा, क्योंकि थे में ए जुड़ा हुआ है ना, अताम, अ अन, फिर अ, और यहाँ पे भी अ ही कहेंगे इसको, अह, फिर अ, अतम, अ और अत, फिर अ और अम, अ, आव, अ, आम। इस तरह हमारे ये बन गए। तो कितना आसान हो रहा है ना, सूत्रात्मक तरीके से कहा ना, संस्कृत सूत्रात्मक है, और इसको सूत्र यानी इन प्रत्ययों को, इन सूत्रों को याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। इस तरह अब हमने जैसे पट के यहाँ पे दे ही रखे हैं। अब ऐसे ही हम अधावत, अधावताम, अधावन, अधावह, अधावतम, अधावत, अधावम, अधाव, अधावाम, तो इस तरह हम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं विधिलिंग की ओर। विधिलिंग का सूत्र क्या है, एत एताम एयू। क्या है इसके सूत्र भी एक बार देख लेते हैं हम। एत एताम, ये ठीक है, मैं इसका आपको दोबारा से दिखाती हूँ। इसके सूत्र हमारे एत, ओ कलर दूसरा ही लेना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरह आएगा इसका, एत, एक की मात्रा इसकी ये वाली होती है ना, एक की मात्रा ये होती है, तो ये ध्यान रखें। और यदि हम इस तरह लिख देंगे तो मात्रा दो मानी जाती है, तो इस विशेष बात ध्यान रखें। तो हम इसका जो सूत्र है वो इस तरह होगा, एत एताम एयू, ए एतम एत, फिर एयम एव एम।
अब हम ऐसे किसी के भी धातु रूप बना सकते हैं। हमने पट की तरह जैसे भव के करा, भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवे भवे, और ऐसे ही इसका भवे भवे भवे। और फिर ऐसे ही हम उसके गच्छ के कर सकते हैं, गच्छेत गच्छेतम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छे गच्छे। तो इसको याद कर लें। और जो कि भविष्य काल है, ये तो लट लकार के जैसा ही है, बस भविष्य काल में ईष्यत प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। इसको भी मैं एक बार समझा ही देती हूँ। किसका? ईष्यति का। अब जैसे पठ धातु है, पठ धातु इस तरह है। अब इसमें हम इसको क्या करेंगे, जब इसमें ईष्य जोड़ेंगे, ईष्यति, तो क्या हो जाएगा, ठे में जैसे प, ठे में स्वर मिल गया तो ठे जो हलंत था वो हट जाएगा, प ठी श य ति, इस तरह बन जाएगा, पठी शयति। ऐसे ही ईष्यत है, ईष्यत ईष्यंति, वो ये अति अत अंति, पर अब अति अत अंति में ईश्य और जोड़ दिया आगे, इस तरह। तो ईष्यसि ईष्यत, ईष्यत ईष्यामि ईष्याव ईष्यामि। मैं लिख देती हूँ फिर भी यहाँ पे एक बार पूरे सूत्र, आपको वैसे समझ में आ गया होगा। ईष्यति, ईष्यते, ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यथ, ईष्यथ, ईष्यामि, ईष्याव और ईष्यामि। ये हमारे लिट लकार हुआ। तो आपको ये सब याद हो गया होगा और मुझे भरोसा है आप पर कि आप अच्छे से इनको और धातुओं का अभ्यास करोगे तो और आपको अच्छे से आ जाएगा। अब हम चलते हैं वाक्य बनाने की ओर, कि जब संस्कृत में हम छोटे छोटे से वाक्य बनाते हैं, हम देखो पट से ही बनाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, एक बार मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारे धातु रूप दिए। चलो हम नीचे के किसी एक और वाक्य को लेकर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको गच्छति ये सब करके दिए हैं, जिससे आपको ये याद हो जाए। आप यहाँ से देख सकते हो, और बाकी आप अपने किसी भी जो संस्कृत व्याकरण की किताब है वहाँ से आप ले सकते हो। तो हम पट से कुछ वाक्य बनाना मैं आपको सिखा रही हूँ कि कैसे हम संस्कृत में इन वाक्यों को प्रयोग करें। तो सबसे पहली बात, जहाँ हमें हमारे पुरुष याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? पुरुष चाहिए। हमने जैसे पहले एक बार मैं यहाँ पे आपकी पुनरावृत्ति करा देती हूँ। जैसे यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन डला हुआ है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उभय। अब यहाँ पे मैं एक कर्ता और डाल देती हूँ। स प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, और तऊ यहाँ पे मैं पुल्लिंग रूप ले रही हूँ। साथ ही स्त्रीलिंग नपुंसक लेंगे तो सब हमारा बड़ा कन्फ्यूजन है। पुल्लिंग को लेकर के मैं काम करेंगे। यहाँ पे स तऊ ते है। फिर मध्यम पुरुष में क्या है? त्वम, और फिर युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब, अहम, मैं, ये उत्तम पुरुष के कर्ता हो गए, आवाम, हम दोनों, और वयम माने हम सब। इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं। ये प्रथम पुरुष के कर्ता है, जिसे हम अन्य पुरुष भी कहते हैं, सहतवते हैं, और इन पे नंबरिंग कर देते हैं। हम दूसरा रंग का प्रयोग करते हैं, जिससे आपको आसानी रहेगी। जैसे इसको हमने 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर, इसको 3, ये तुमको 4, युवाम को 5, यूयम को 6, अहम को 7, आवाम को 8 और वयम को 9 नंबर दिया। अब ऐसे ही हम यहाँ पे क्रियाओं को भी नंबर दे देते हैं। जैसे पठती को 1, पठते को 2, पठंती को 3, पठसी को 4, पठत को 5, पठत को 6, पठामी को 7 और पठाव को 8 और ये 9। अब एक तरीका तो आपका ये है कि पहला के साथ पहला ही आएगा, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा, चौथे के साथ चौथा, पांचवें के साथ पांचवा, और छठे के साथ छठा, सातवें के साथ सातवां, आठवें के साथ आठवां, नौवें के साथ नौवां। या ऐसे भी याद कर सकते हो। घर में कोई आता है, हमने जैसे पुरुष को याद करा था कि हम पहले अन्य पुरुष यानी जो प्रथम पुरुष है उसका ध्यान रखते हैं। जैसे घर में कोई आया, अतिथि, वह, वे दोनों हो सकते हैं, वो वे सब हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब उनको आते हैं तो क्या करते हैं, गरम गरम खाना देते हैं। तो कहते हैं ताती ताती दे दो। तो ती तय अंति, यानी ती तय अंति प्रथम पुरुष के कर्ताओं के साथ आएगी। जैसे वह पढ़ता है, से पठती है, वे दोनों पढ़ते हैं,
तो तऊ पठते, वे सब पढ़ते, ते पठंती। तो ये ताती ताती करके हो गया। अब क्या हो जाती है, वो ठंडा हो जाता है थोड़ा, तो थोड़ा सा जैसे घर के मम्मी क्या करती है, पहले फिर घर के जो सदस्य हैं, बहन भाई दादा दादी सबको देती है, तो थोड़ा सा सीरी हो जाता है। तो सीरी सी से थीत है ना। तो इस तरह ऐसे भी कर सकते हैं, या चार के साथ, 4 5 के साथ, 5 6 के साथ, ये तो मैंने बता ही दिया था। तो त्वम पठसी, युवाम पठत, यूयम पठत, इस तरह आ जाएगा। फिर क्या है, बचा कुछ रह जाता है, और जो रिश्तेदार ला रहे हैं कुछ, या वो या नहीं भी बचा कई बार, तो वो आएगा है आमी वो जैसे हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मामी आवे आम लावे, यानी कोई रिश्तेदार आया कुछ लेके आया तो हमने उससे ही काम चला लिया है। या फिर हम कहेंगे हम उत्तम है, इसलिए जो आमी आवे आमी, यानी 7वें के साथ जो करता है तो 7वें नंबर की क्रिया, 8वें के साथ 8वें नंबर की क्रिया, 9वें के साथ 9वें नंबर की। तो अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठामे, वयम पठामे। तो इसी तरह लोट लकार और लंग लकार और सब में लगेंगे ये। ऐसे ही क्या होगा लोट लकार में। अब लोट लकार में जैसे प्रथम वो है वह, उसको मतलब लोट लकार क्या होता है, अज्ञार्थक, वह पढ़े, तो से पठतु, वे दोनों पढ़े, तऊ पठताम, वे सब पढ़े, ते पठंतु। तो नंबर के हिसाब से भी देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन है तो से प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आई, तऊ मध्यम प्रथम पुरुष द्विवचन है तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया आई। ऐसे ही ते प्रथम पुरुष बहुवचन की करता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ पे जो विशेष बात है वो है कर्ता जिस पुरुष व वचन का होता है, कर्ता जिस पुरुष व वचन का होता है मैं पहले इसको यहाँ से हटा देती हूँ, ये आपको जिससे मैं लिख के दिखा सकूँ। तो हमें ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, कर्ता जिस पुरुष व वचन का होता है, क्रिया भी उसी होता है, क्रिया भी उसी पुरुष व वचन की आएगी। क्रिया, अब ये धातु रूप क्या हमारी क्रिया ही तो है, क्रिया भी उसी पुरुष व वचन की होती है, उसी पुरुष व वचन की आती है। जैसे प्रथम पुरुष का करता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष प्रथम वचन की आएगी। और हाँ, यहाँ लकार का भी ध्यान रखना हमें। जैसे अब ऐसा नहीं हम भूतकाल में वाक्य बना रहे, कर्ता तो हमारे वही रहेंगे, लेकिन कर्ता के साथ साथ हमें वचन और पुरुष का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, कर्ता जिस पुरुष व वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष व वचन की आती है। जैसे से क्या है हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो से के साथ क्या आएगा, से पठतु, तौ पठताम, ते पठन्तु, त्वम पठ, युवाम पठतम, यूयम पठत, और अहम पठानी, आवाम पठाव, और वयम पठाव। अब ऐसे ही लंग लकार में भी हम इसी तरह कर सकते हैं। से अपठत, वह पढ़ा, तौ अपठताम, ते अपठन, त्वम अपठ, त्वम आ जाएगा इसके साथ, और युवाम अपठतम, और वयम अपठत, यूयम अपठत, अहम अपठम, आवाम अपठा, और वयम अपठा। और यही सारी प्रक्रिया विधिलिंग में होगी, लिट लकार में होगी। और मुझे भरोसा है आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे धातु रूप और क्रिया और हमारे वाक्यों को ये बनाना है। और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे से कमेंट लिख करके मुझे प्रेरित और प्रोत्साहित करें, जिससे मेरा उत्साहवर्धन हो, मैं आगे आपके लिए कुछ और अच्छी ऐसी वीडियो तैयार कर पाऊँ। आप सभी के लिए धन्यवाद।